इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो दो चीजें उनमें कॉमन मिलेंगी। पहली बात कि उनके अंदर योग्यता दिखाई देगी, और दूसरा अनुशासन। अनुशासन भी उसमें से प्रमुख हो जाता है, क्योंकि अगर योग्यता थोड़ी कम भी है तो बेहतरीन अनुशासन के साथ में योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। और अगर बात यूपीएससी की करें तो यहां पर भी बिना अनुशासन के सफलता संभव नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी और परीक्षा के इतने सारे चरण एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, और जब प्रक्रिया लंबी होती है तो निराशा भी हावी होने लगती है। और ऐसे में जरूरी होता है कि आप सेल्फ मोटिवेट रहें और ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपकी सफलता में आपके बेहतर साथी बन सकें। और दृष्टि आईएएस आपकी हमेशा से आपकी तैयारी में बेहतर साथी बनता रहा है, आपकी सफलता का साथी बनता रहा है, और इसीलिए आज हम फिर से आपके साथी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। 2025 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि नजदीक है। आप सभी ने परीक्षा का फॉर्म भर दिया होगा, और चूंकि परीक्षा का फॉर्म भर दिया है, परीक्षा की तिथि आपके सामने है, समय सीमित बचा हुआ है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एक सही अप्रोच के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को आप अंजाम दें, उसको धार दें। तो तैयारी को अगर आप धार देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनी तैयारी में आपको रखना है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अच्छे से कवर करना है, दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, तीसरा आपको पीवाईक्यूज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बीते साल के सवाल जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, आप जितना कुछ पढ़ा है उसमें से कितना कुछ आपको सामने से दिखाई दे रहा है, सवाल किस खंड से कैसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं, सवालों का नेचर कैसा है, कैसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे, कैसे आप आंसर निकाल पाएंगे, तो आप खुद को भी आंक पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर भी कर पाएंगे। तो पीवाईक्यूज आपकी सफलता में महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज। तो इस सीरीज में हम 2019 से लेकर के 2024 तक के सवालों के साथ आपसे मिलने वाले हैं। एक एक करके सभी सब्जेक्ट में मिलेंगे। हम पॉलिटी के लिए मिलेंगे, हिस्ट्री के लिए मिलेंगे, ज्योग्राफी के लिए मिलेंगे, हम साइंस एंड टेक के लिए मिलेंगे, हम एनवायरमेंट के लिए मिलेंगे, हम इकोनॉमी के लिए मिलेंगे। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, अपनी तैयारी में इस सीरीज को शामिल कर लें, जिससे आपकी तैयारी में आप बेहतर तरीके से उसे धार दे सकें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पॉलिटी के साथ में। आज हम पॉलिटी में भाग 1, यानी कि आज का सेशन पॉलिटी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटी से सवाल ठीक ठाक पूछे जाते हैं काफी मात्रा में। तो अगले सेशन में कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे। हमें बीते 6 साल के सवाल कवर करने हैं। तो अब देखिए यहां पे सवाल कितने आते हैं पॉलिटी से। अगर हम 2023 में देखें तो 16 आए थे, 22 में देखें तो 10 आए थे, 21 में देखें तो 17, 20 में देखें 16, फिर 12, फिर 15, फिर 17 में 23, अधिकतम 23 गया है। 24 में यहां नहीं लिखा हुआ है। 24 में सवाल जो आए थे 2024 में लगभग 19 सवाल थे, और उसके पहले हम देखें 16, उसके एक साल और पीछे जाएं तो 17, 16, तो 16, 17 तो एक नॉर्मल एवरेज हमें दिखाई देता है, और 19 तक गया है और 23 तक भी गया है। तो इसका मतलब यह है कि 20 के आसपास भी सवाल हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा वेटेज इसी वजह से पॉलिटी का रहता है। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी में देखना होगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से ज्यादा आते हैं, वो सब कुछ यहां पर आपके सामने होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस सेक्शन से पॉलिटी में सवाल ज्यादा आते हैं। अगर हम 2008 से लेकर के 2023 तक देखें, इनफैक्ट 24 तक भी देखें, तो सबसे ज्यादा सवाल जिस सेक्शन से आते हैं वो सेक्शन है यूनियन। अब यहां पर देखिए संघ से ज्यादा सवाल आते हैं। 2008 से 2023 तक में 58 सवाल आए हैं। उसके अलावा हम अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, नीति निर्देशक तत्व, तो इससे भी 2008 से 23 तक में 30 सवाल आए हैं। लेकिन सर्वाधिक 8 से 23 तक में यूनियन संघ से ज्यादा आए हैं, और 24 में भी सबसे ज्यादा इसी से आए थे। 7 सवाल आए थे 19 में से, तो 7 सवाल आए हैं। इसका मतलब यह है कि इसका वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है। तो इसी तरह से हमें ट्रेंड का पता चलता है कि किस सेक्शन को आपको पढ़ते वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। यही चीजें पीवाईक्यू की जो होती हैं वो आपके लिए लाभदायक हो जाती हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला सवाल, बीते साल का सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अब ये देखिए और बताइए कि क्या है सही जवाब। सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए है। फिर ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी है टीटी कृष्णमाचारी, और अगला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं था,
तो शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब चुने गए होंगे? संविधान सभा की बैठक जब शुरू हुई होगी, तो शुरू कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जब यह संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और उसके बाद फिर देश के पहले राष्ट्रपति भी बन गए। तो ये जो बातें हैं ये तो पता चल गई कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर उसके बाद स्थायी कौन बने, और साथ में दो आप देखें तो उपाध्यक्ष हैं। आप देखें तो यहां पे आपको नाम जो दिखाई देंगे एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे नाम दिखाई देंगे बी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी सवाल पूछे जा चुके हैं। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई, लेकिन लागू तो देखिए संविधान कब होता है? 1950 में। तो संविधान को बनने में लंबा समय लगा, बहुत सारे सेशन लगे। तो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लग गए, और 11 सेशन लग गए, 11 सत्र लग गए, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। अब बात की जाए कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अगला सवाल है, ठीक है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। 1950 में संविधान लागू हुआ था और 1949 वो भी नवंबर 26। इस वक्त अगर प्रारूपण समिति बनेगी यानी कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार होगा तो उस पर चर्चा कब होगी? वह चर्चा होगी, फिर उसके बाद उस पर सहमति कब बनेगी? इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा। इतनी जल्दी तो, इतनी देर से तो यह प्रारूपण समिति बनी नहीं होगी, पहले ही बन गई होगी, क्योंकि बैठक तो 1946 में शुरू हो गई थी संविधान सभा की। तो कुछ यहां पे गड़बड़ समझ में आ जाती है। पहला वाला स्टेटमेंट देखिए कि यहां पे कह रहा है संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। यह बात सही है, 26 नवंबर को मनाया जाता है वो इसलिए क्योंकि संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। वो क्यों हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण आजादी की कल्पना की गई थी। तो अब यहां पे देखें, उस दौरान झंडा भी फहराया गया था, वो तो अलग बात है। अब यहां पे देखें तो पहली वाली बात तो स्पष्ट हो गई कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला हमें देखना है सही है कि नहीं है, फिर हम देखेंगे इसमें से कौन सी बात हमारे लिए जवाब में सही होगी। अब आप देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का प्रारूपण तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। जबकि यह समिति कब बन गई थी? 29 अगस्त 1947 को बन गई थी। 29 अगस्त 1947 को यह ड्राफ्ट समिति बनी थी, प्रारूपण समिति बनी थी, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जिसकी अध्यक्षता बी.आर. अंबेडकर कर रहे थे। जब यह ड्राफ्ट समिति का काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना, और यह ड्राफ्ट तैयार हुआ तो अपने आप में ये एक बड़ी बात थी कि अब संविधान अपने आप में एक स्पष्ट रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे कि अभी भी हम देखें तो कोई कानून बनता है, पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर उसके बाद वो अगले चरण में आता है, अगले चरण में आता है, ऐसा बहुत सारी चीजों में होता है। तो अब यहां पे देखें तो ये जो बात है, दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत साबित हो गया है। 1949 को क्या हुआ था वो मैंने पहले वाले स्टेटमेंट से जोड़ के बता दिया, दोनों बातें समझ में आ गई। तो आप यहां पे देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब आप देखें कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ये तो नहीं है। फिर उसके बाद कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए दोनों सही तो हो ही नहीं सकते, तो दोनों बात खत्म हो गई। कथन 1 सही है, ठीक है, फिर कहता है किंतु कथन 2 गलत है, तो हाँ ये बात तो सही है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा देखें कि कथन 1 गलत है किंतु कथन, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? सी हो गया, जवाब मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति तो क्या थी? भारत क्या बन गया था उस दौरान? ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें से एक चुनना है, ये कैसे पता चलेगा? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। देखिए अगर हम उद्देशिका को देखें, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसमें यह बात लिखी है
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर उसके बाद बाकी सारी जानकारी है, तो ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक के पहले समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी तो है, लेकिन ये तो कह नहीं रहा कि सिर्फ इतनी, मुख्य बात पूछ रहा है ये है कि नहीं है, तो ये बात है। भारत का देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया था, ये लिखा हुआ है, हमारे उद्देशिका में लिखा है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए ऐसा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी, तो स्थिति यही थी कि संविधान लागू हो गया, और संविधान की उद्देशिका में जो बात लिखी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य उद्देशिका में है, तो इसका मतलब भारत है, स्पष्ट हो गया। चलिए, अब उसके बाद यहां पे याद रखिएगा कि उद्देशिका में इसमें भी बदलाव किए गए हैं। शुरू में तो यह था कि संविधान की उद्देशिका में बदलाव हो ही नहीं सकता, प्रस्तावना में बदलाव हो ही नहीं सकता, हिस्सा है ही नहीं। बाद में हुआ कि हिस्सा है, उसके बाद ये हुआ कि अगर हिस्सा है तो फिर बदलाव हो सकता है, लेकिन ये हुआ कि नहीं, बदलाव हो तो सकता है लेकिन बदलाव मूल भावना को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, अभी आगे देखेंगे वो भी। अब देखिए, 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। तो ये देखिए, जोड़ा गया है प्रस्तावना में, पहले ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता नहीं था, तो यहां पे देखते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो शुरू में आ गए ना वो नहीं थे। तो इस तरह से था कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले ऐसा ही लिखा हुआ था। स्पष्ट हो गया। चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जवाब आपको मिल चुका है। अब आगे बढ़ने के साथ साथ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस पूरे सेशन की पीडीएफ कहां मिलेगी आपको, ये पीवाईक्यूज आपको कहां मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको कहां मिलेंगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको आना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और जब आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इन न्यूज दृष्टि आईएएस दिखाई देगा। दृष्टि आईएएस में एक प्रोग्राम आता है इन न्यूज, और उसका का ही टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा हिंदी भाषा में। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो उसके लिए अलग से दूसरा टेलीग्राम चैनल है। आप इंग्लिश वाले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस इंग्लिश चैनल पे आपको जाना होगा। चलिए, अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि आप अपनी तैयारी को बेहतर अगर बनाना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी में सिलेबस को अच्छे से कवर करें, मॉक टेस्ट दें, और पीवाईक्यूज तो अभी वो आपके सामने तो आ ही गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं, उसके लिए जरूरी है कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2025 आपके लिए उपलब्ध है। इसमें व्यापक कवरेज सिलेबस का किया गया है, विषयवार उसमें मूल्यांकन किया जाएगा, और विस्तृत विवरण आपको हर सवाल के संदर्भ में दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मन में कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर 87501 पर कॉल भी कर सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, और अगला सवाल है भारत के संविधान की उद्देशिका। अब क्या है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। तीसरा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। और अगला है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है डी। डी क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में तो माना गया था कि है ही नहीं संविधान का भाग, बाद में माना गया। तो केशवानंद भारती मामला 1973 का जो है, उस केशवानंद भारती मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा, जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, उसको संविधान का हिस्सा माना गया। और अब ऐसे में देखिए क्या होता है, संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। यह बात स्पष्ट कर दी गई, यानी कि मान लीजिए संविधान के किसी भाग में कुछ बात स्पष्ट नहीं हो रही है, तो प्रस्तावना में जो बातें निहित हैं उस बात के मर्म को ध्यान में रखते हुए उस बात की जो संविधान के अंदर बात मौजूद है उसकी व्याख्या की जा सकती है। यह बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए, संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस आधार पर विकल्प डी सही हुआ। इसका कोई अलग से विधिक प्रभाव नहीं है, अलग से इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। जो भी बात है, उल्लेख है, जो भी प्रावधान है, वो संविधान के अंदर के पेजों पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए, केशवानंद भारती में तो ये बात स्पष्ट हो गई कि संविधान का हिस्सा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है अगर संविधान का हिस्सा है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। मूल संरचना में बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले संशोधन हुआ भी अगर हम देखें
तो आप देखिए तो वो संशोधन में क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि वैल्यू एडिशन ही हुआ। चलिए, अब उसके बाद यहां पर सवाल का जवाब तो स्पष्ट हो गया है कि संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी सही जवाब है। अब यहां पे ये बात याद रखिएगा कि ये जो कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए थे शब्द, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, चलिए, ये 3 शब्द ही हैं, इससे अलावा आपको नहीं मिलेंगे, यही 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहां पे कभी कोई डाउट ना आए, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है अगर हिंदी में बात करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 21। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई भारत के। अब ये निजता का अधिकार आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद से संबंधित है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से, क्योंकि भारत की बात हो रही है, भारत के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, व्याख्या दे रहा है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट में तो ये नहीं लिखा हुआ था कि निजता का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके क्या बताया कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, यानी कि 15, 16, 19 में नहीं, आर्टिकल 21। डी सही जवाब होगा। अब आप देखिए, केएस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 का है, सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें गोपनीयता की बात की गई, निजता की बात की गई और गोपनीयता और इसके महत्व का वर्णन करते हुए उल्लिखित था कि निजता का अधिकार मौलिक एवं अविभाज्य है तथा व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें संबंधित व्यक्ति उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के संबंध में सभी जानकारी शामिल है। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मेरे मन में क्या इच्छा है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे क्या ख्याल हैं, इन सारी बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, ये निजता की बात है। इसके अलावा क्या मेरे कौन सा कलर मुझे पसंद है, कौन सा खेल मुझे पसंद है, ये मेरे ऊपर है। इनफैक्ट विवाह की बात की जाए तो भी निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बहुत सारी उसमें बातें हैं, व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसीलिए कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को आके व्याख्या करनी पड़ती है कि निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो अब यहां पे देखिए, आर्टिकल 21 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निजता का अधिकार है। तो निजता का अधिकार संविधान में लिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में विस्तार दिया। ठीक है, तो अब देखिए, इस कार्रवाई को राज्य लेकिन प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो राज्य ले नहीं सकता। जैसे कोई भी भारत का नागरिक है तो उसे फंडामेंटल राइट मिल जाता है, ठीक है, पैदा होते ही मिल जाता है। तो अब बात यह है कि इसी वजह से इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान में। तो अब बात यह है कि कुछ ऐसे अधिकार भी हैं फंडामेंटल राइट जो विदेशियों को भी तो प्राप्त हैं, तो अलग मसला है। लेकिन कुछ मामलों में निजता के अधिकार की अगर हम बात कर लें तो निजता के अधिकार कुछ मामलों में प्रतिबंधित हो जाता है। तो कौन कौन से मामले? जैसे मान लीजिए 3 आधार हैं। कोई राजकीय कार्यवाही है जिसके लिए एक विधायी जनादेश आता है, कानून आ जाता है विधायिका के माध्यम से, तो ऐसे में फिर उस मसले पर, जैसे आप देख लीजिए आधार कार्ड के मसले पर अगर कोई कानून आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो अब ये है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा कि कितना सही है कितना गलत है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा तो फिर वो भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद देखें, किसी एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो वैध उद्देश्य हो, सही वजह से यानी कि हो, अगर वो सही वजह से नहीं पालन करेगा तो वही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा बीच में। फिर तीसरा है, यह यथोचित होना चाहिए, अर्थात ऐसी राजकीय कार्रवाई प्रकृति और सीमा में समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है, लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होनी चाहिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु होनी चाहिए, है ना, अनावश्यक नहीं होनी। सरकार अपने हित साधने के लिए ऐसा ना करे, लोगों के लिए ही करे, लोगों के लिए ही उसको फायदा हो। तो इस स्थिति में जो निजता का अधिकार है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कार्यवाही हो सकती है। अब उसके बाद देखें, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। अब विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब बताना है। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, विधि द्वारा स्थापित पद्धति है, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति है, या विधि के समक्ष समता है। सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। मतलब क्या है, देखिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया, अगर हम इसको देखें कि आखिर यह विधि की सम्मत प्रक्रिया है क्या, सम्यक प्रक्रिया है क्या, तो इसे हम नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए जो प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होती है वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो सके, उसमें यह सुनिश्चित हो सके कि जो भी कार्रवाई हुई है
वह प्रशासनिक कानूनी कार्यवाही निष्पक्ष थी, वह उसमें किसी का फेवर नहीं लिया गया अनावश्यक रूप से, या अन्याय नहीं हुआ है, तो वह विधि की सम्यक प्रक्रिया हो जाएगी। और इसी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कहा गया। नैसर्गिक न्याय मतलब प्राकृतिक न्याय की बात, मतलब ये चीज जो वास्तविक रूप से ये होना ठीक रहेगा, इस बात को जो पुष्ट करता हो, वो वाली बात हो जाती है। तो यहां पे विधि की सम्यक प्रक्रिया व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देती है, अनावश्यक रूप से किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। जो विधि है, जो प्रशासन की विधियां हैं, जो नियम है, जो कायदे हैं, वो इस प्रकार से उसकी कार्रवाई हो जिससे किसी के साथ निष्पक्षता की जगह किसी का पक्ष लिया जा रहा हो, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कोई विधि पक्षपात पूर्ण लगती है तो वह उसे निरस्त घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट देखिए फंडामेंटल राइट में आपका साथ देगा, यहां पर कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप फंडामेंटल राइट के लिए। राज्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त किसी विधि को मूल प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी प्रक्रिया है, पहली बात तो है कि जो अथॉरिटी है उसी को बनाना चाहिए, और जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के माध्यम से ही कानून बनना चाहिए। अगर प्रक्रिया के माध्यम से कानून नहीं बना है तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, है ना, और वो उससे निरस्त घोषित कर देगा। तो भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया शब्द को कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। तो बहुत से, जैसे बजट शब्द है, बजट शब्द भी भारतीय संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 112 में। चलिए, सम्यक प्रक्रिया देश की विधि की शक्ति को क्या कर रही है, संतुलित कर रही है, यानी कि कोई अनावश्यक कानून नहीं बना सकता है, और वह एक होना चाहिए ऐसा कि वह विधि सम्मत हो, कि ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए थी जैसे विधि बनाने की प्रक्रिया की गई है, उसका पालन हुआ है, और उसके अलावा वह किसी चीज का अनावश्यक पक्ष न ले रही हो, निष्पक्ष हो। जब कोई सरकार विधि के निर्धारित मार्ग का पालन किए बिना कर देगी, हानि पहुंचाएगी, तो सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। फिर है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। फिर उसके बाद है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। अब यहां पे सवाल देखिए, तो यहां पे क्या स्पष्ट कर रहा है, कौन सा सही नहीं है, और आपने पढ़ा खटाक से, आपको लगा सही पूछ रहा होगा, कौन सा सही है, आपने बता दिया सही ये है। यही पे गड़बड़ हो सकती है, तो वो मत करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सवाल में है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में हमें एक कथन देखने हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं। क्या ये उपाधियां हैं? आइए सबसे पहले समझते हैं। अनुच्छेद 18(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो ये सेना की तो नहीं है, या विद्या का भी नहीं है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं है। अब यहां पर देखिए 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि भारत रत्न वो और जो उसके अलावा पद्म पुरस्कार हैं, संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं है। तो किसी को डाउट ना हो, वह बात स्पष्ट हो गई 1995 के इस मामले में। ठीक है, बालाजी राघवन मामले में, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या स्पष्ट हुआ कि यह जो है यह 18(1) में नहीं है, जो उपाधियों का अंत करता है, मौलिक अधिकार है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है ना 18(1). तो अब यहां पे देखिए पहली बात ये स्पष्ट हो गई है, पहला कथन जो है उपाधियां हैं ये कह रहा है, तो उपाधियां ये नहीं है। फिर उसके बाद 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है। क्या ऐसा सच में है? आइए देखिए, 1954 में प्रारंभ तो किया गया था, ये बात सही है, लेकिन निलंबन इसका देखें 78, 79 और 1993, 97 के बीच में देखने को मिलता है, यानी कि एक बार से ज्यादा है। तो इसकी वजह से इतनी ही बात पर्याप्त है कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर उसके बाद आगे देखिए तीसरा वाला, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। क्या ऐसा है? देखिए जो भारत रत्न है, अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं किसी वर्ष विशेष में। 1954 से ये भी दिए जा रहे हैं, 3 ही दिए जा सकते हैं भारत रत्न एक साल में। तो ऐसे में क्या हुआ, ये बोल रहा है स्टेटमेंट 5, अधिकतम बोल रहा है ये 5, और जवाब क्या है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, तीसरा वाला भी, तीनों गलत हैं। तो अब आप तीनों गलत हैं तो क्या बोलेंगे, कौन से सही नहीं है? उत्तर होगा डी, तीनों ही सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त
संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। अब दूसरा देखिए, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे एक बार ध्यान से देख लीजिए, न्यायिक हिरासत में पहली बात जो कह रहा है उसको देखिए। हमें बताना है इसमें से कौन सा है कौन से सही है। तो दोनों भी हो सकते हैं, केवल एक भी हो सकता है ना, या तो दोनों नहीं भी हो सकते। तो यहां पे न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त। अब देखिए अभियुक्त क्या है? अभियुक्त है बचाव पक्ष, या वो पक्ष जिस पर आरोप लगा है, जिसे अपना बचाव करना पड़ेगा। तो अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ठीक है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है। तो हवालात में नहीं रखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में तो है, उसे जेल में रखा जाता है। तो इसी वजह से यह स्टेटमेंट देखें तो गलत हो गया है। हवालात में की जगह अगर जेल हो जाता तो सही होता है। देखिए यहां पे क्या बोलते हैं, ना कि जेल में, जबकि जेल में ही रखा जाता है, तो इस गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जाना अनिवार्य है। अब न्यायिक हिरासत में है तो सीधी सी बात है, वो हवालात में तो है नहीं, वो कहां है? जेल में। अब पुलिस को पूछताछ करनी है तो न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यहां पे कहता है कि पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो सही बात है, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट सही है, उत्तर बी होगा, और वो है केवल दो, यानी कि दूसरा कथन ही इसमें से सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे ध्यान से देखिए मामला क्या है। यहां पे पैरोल की बात हो रही है। इसी प्रकार से एक और नाम आता है फरलो। ये पैरोल और फरलो है क्या? कि जो लोग कैदी हैं उन्हें कैद से बाहर निकलने का मौका मिलता है, जेल से बाहर निकलने का मौका मिलता है। आमतौर पर ये जो खबरों में हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए पैरोल मिल गई या फरलो मिल गया, तो पता चल जाता है कि अच्छा जेल से बाहर आ गए। लेकिन इनमें अंतर होता है, मिलते जुलते लगते हैं, इनमें अंतर होता है। वो क्या होता है इस स्तर पर भी समझना है कि पर्याप्त रूप से पैरोल क्या है और फरलो क्या है, दोनों को हम समझ जाएं और अंतर भी समझ जाएं तो बेहतर होगा। अब देखिए, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर दे तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जाए। मतलब कि कहने का मतलब ये कि अगर कोई आधार दे दे कि हाँ ये आधार है, इस आधार पे मुझे मिलना चाहिए तो मुझे दे दो, मुझे मना नहीं करो, अगर ऐसा है तो वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है और उसे मना नहीं किया जा सकता। ये बोल रहा है। क्या सच में ऐसा है? आइए समझिए। पैरोल पर छोड़े जाना किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है। कोई कितना भी आधार बता दे कि ये आधार है, ये आधार है, मेरे घर में ऐसी बात है या कुछ ऐसा है, नहीं मिलेगा उसे। ये कोई अधिकार की बात नहीं है। प्रशासन उसे पैरोल देने से इंकार कर सकता है आधार देने के बावजूद। अब देखिए उसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा देखिए, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। क्या ये बात सही है? तो देखिए, पैरोल के नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की जो विधि है या नियम है वो राज्य की जो विधानसभा है वो बनाएगी। तो राज्य की विधानसभा बना रही, मतलब कि वो राज्य सरकार के पास है उसका कानून, जो क्षमता है या उसकी पावर है, तो राज्य सरकार तय कर रही है। तो राज्य सरकारों के अपने नियम हो गए, क्योंकि राज्य सरकार ने ही उस पर कानून बनाया। तो ये बात सही है। तो यहां पे कौन सा है सही है? एक केवल एक है, बी केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। क्या है? बी सही जवाब होगा, यानी कि केवल दो। अब चलिए समझ लेते हैं पैरोल और फरलो को थोड़ा और बेहतर तरीके से। पैरोल कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है। देखिए ऐसा है कि पैरोल जो है बहुत लंबी अवधि के लिए जिस जेल नहीं मिली है उसे पैरोल मिल सकती है, लेकिन फरलो उसे मिलता है, ज्यादातर उस मामले में मिलता है जिसे बहुत लंबी अवधि के लिए जेल हुई है, जैसे आजीवन कारावास हुआ है। तो ऐसे मामलों में, जैसे कि जो कारावास का समय है वो बहुत लंबा है, तो लंबी अवधि के कारावास में फरलो मिलेगा। एक तरह से वो थोड़े दिन की छुट्टी होती है कि वह व्यक्ति समाज से कट ना जाए,
बहुत लंबे समय के लिए, जैसे 15 साल के लिए है, 12 साल 14 साल के लिए, कुछ दिन के लिए आप जा सकते हो समाज में, उसके लिए होता है। तो एक कैदी को फरलो की अवधि उसकी सजा छूट के रूप में माना जाता है, मतलब एक छूट दे दी गई है उसको सजा की, है ना। लेकिन पैरोल में क्या होगा, रिहाई सशर्त होती है और आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करता है। कैदी का व्यवहार अच्छा होगा तो ही से पैरोल मिलेगा। फरलो एक तरह से देखें तो मिल सकता है, पर फरलो एक रूप, एक तरह से देखें तो इस पे जिसको लंबी समय के लिए सजा मिली है तो उसका लाभ ले सकता है। पैरोल का लाभ हर किसी को नहीं मिल सकता, यह डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार कैसा था, अधिकारियों की रिपोर्टिंग उसके मामले में कैसी रही है। और देखिए, पैरोल अधिकार नहीं है, एकदम स्पष्ट मान के चलिएगा। यह कैदी को विशिष्ट परिस्थितियों में दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, सगे संबंधी का विवाह होना हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं प्रशासन मना कर सकता है, इसीलिए ये बात याद रखिएगा ना। तो सरकार में अगर ये प्रशासन मना कर सकता है तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और नियम जो है वो राज्य के हैं। फरलो में बात क्या होती है, जो लंबी अवधि की जेल होंगे उसी को मिलेगा, स्पष्ट है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें ये जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी थी कि टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर आप उसे समय रहते समय पर लगाना शुरू कर देंगे तो आप अपने प्रारंभिक परीक्षा के सभी पहलुओं को सिलेबस के कवर कर पाएंगे और अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर पाएंगे, अपनी समझ को भी बेहतर कर पाएंगे। और परीक्षा हॉल में जो एक एग्जाम में सवालों का प्रेशर होता है, कितने समय में इतने ही सवाल हल करने हैं, वो प्रेशर भी आपका दूर होगा। ठीक है, तो व्यापक कवरेज तो होगा, विस्तृत व्याख्या विवरण सब मिलेगा आपको। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं 8750187501 पर। और ये जो टेस्ट सीरीज है घर बैठे आप लगा सकते हैं दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप से। चलिए, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 28, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 44। अब एक बार सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल क्या कहता है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? यानी कि उल्लंघन हो जाएगा अगर किसी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को ऐसे अधिकार दे दिए जाएं जो अनिर्देशित हैं, कोई पर्याप्त निर्देश नहीं मिला है, और अनियंत्रित विवेकाधिकार यानी कि उसके मन में जो आता है, उसको जो लगता है वो कर दे जाए, वो वैसा निर्णय ले जाए कि उसके ऊपर है और वो कुछ भी, उसमें कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। तो यह किस बात का उल्लंघन हो जाएगा, यह पूछ रहा है। 14, 28, 32 या 44? सही जवाब है ए, यानी कि आर्टिकल 14। सीधी सी बात है, अगर अनियंत्रित विवेकाधिकार मिलेगा किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को, तो ऐसे में स्थिति क्या बनती है कि जो विधि के समक्ष समता है, वो विधि के समक्ष समता है या विधि का समान संरक्षण है, वह हो सकता है सही तरीके से उसका पालन ना हो। और यह जरूरी हो जाता है कि विधि के समक्ष समानता बनी रहे। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हम देखें तो समानता का अधिकार की बात होती है, और समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर ये अनियंत्रित विवेकाधिकार हुआ तो यहां पर निष्पक्षता नहीं रह जाएगी कानून का पालन करवाने में या निर्णय लेने में। ठीक है, तो इसी वजह से जवाब इसका क्या है, उत्तर हो गया ए। ठीक है, यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के अधिसिद्धांत का उल्लंघन होगा, यह स्पष्ट बात है। अब चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता के अधिकार पे हमने पहले भी चर्चा की है, यहां पे सेम वही सवाल आ गया है। क्या जवाब होगा? सी होगा, अनुच्छेद 21 होगा। ठीक है, पुट्टा स्वामी वाला मामला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अब इस सवाल के जवाब को तो आप देख ही चुके हैं, 2017 का मामला है, 9 न्यायाधीशों वाली बेंच थी, जस्टिस KS पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ वाला मामला था। ठीक है, तो यहां पे बात हुई थी निजता के अधिकार को लेकर के, व्याख्या की गई थी अनुच्छेद 21 के तहत। पदत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है उसी के अंतर्गत ये मौजूद है। अब उसके बाद देखें तो निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित जो बातें हैं वो किस अधिकार के अंतर्गत मिलेंगी, यही जानना चाह रहा है सवाल। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार? बताइए। अस्पृश्यता का उन्मूलन की चर्चा आपको कहां मिलती है, कौन से आर्टिकल में? सही जवाब है डी, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन आपको मिलेगा अनुच्छेद 17 में, जो 14 से 18 के बीच में है, समानता के अधिकार में आता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। तो ये बात पता चले कि किसके अंतर्गत कौन सी बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे रहे कि स्पष्ट अस्पृश्यता से उपजी जो निर्योग्यता को लागू करना अपराध हो सकता है। जैसे कोरोना काल में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा था, तो कोरोना हो रहा था तो ऐसे में ये था कि दूरी बना के रखनी है, हाथ नहीं लगाना है। जिसको कोरोना हो गया वो स्वास्थ्य की वजह से हो रहा था, लेकिन कोई इस वजह से जो पैमाने गढ़े गए थे अस्पृश्यता के, उस आधार पर कोई अगर भेदभाव करता है और किसी को निर्योग्यता को लागू करता है तो वो फिर सही नहीं है। ये बात स्पष्ट कर दी गई कि इसी वजह से अनुच्छेद 17 के तहत इसका उन्मूलन कर दिया गया है। और अगर ऐसा कोई करता है, उसको अस्पृश्यता को अभी भी इस्तेमाल करता है एक टूल के रूप में, तो फिर विधि के अनुसार वह दंडनीय हो सकता है मामला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? दोनों बात पूछो, करता है या करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यहां पर मानवाधिकार की बात हो रही है। 1948 में इनकी घोषणा हुई थी। तो मौलिक अधिकार तो देखिए है ही, मौलिक अधिकारों में हम देखें तो हमें मानवाधिकार दिखाई दे जाएंगे। मानव के अधिकार क्या है पहले वो समझने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे। अभी सवाल को देख लीजिए। अब कह रहा है कि उद्देशिका में देखने को मिल जाएगा, मतलब उद्देशिका ह्यूमन राइट को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं, मूल कर्तव्य करते हैं, या इनमें से कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, या 1, 2, 3 सभी प्रतिबिंबित करते हैं। कौन है सही जवाब? इसका सही जवाब है डी, यानी कि सभी करते हैं। कैसे करते हैं? ये मूल अधिकार तो है ही नहीं, फंडामेंटल राइट वो तो है ही, लेकिन ये 3 भी है। अब इसको देखिए, 1948 में जो मानवाधिकारों की घोषणा हुई, सार्वभौमिक घोषणा, प्रत्येक मनुष्य की समानता और गरिमा को स्थापित करता है। ठीक है, तो प्रत्येक सरकार का यह स्पष्ट किया गया उस घोषणा में कि कर्तव्य होगा कि सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाएं। यह बात स्पष्ट हो गई। फिर अब देखिए बात यह आ जाती है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या मानवाधिकार। मानवाधिकार है हर व्यक्ति का नैसर्गिक, इसी को हम बोल सकते हैं प्राकृतिक अधिकार है। अब प्राकृतिक अधिकार में जीवन का अधिकार आ ही जाता है, आजादी का अधिकार आ जाता है, बराबरी का अधिकार, सम्मान का अधिकार। देख, जैसे कि ये आपने ये सुना होगा, समान वेतन नहीं मिलता। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें पुरुषों को ज्यादा मिलता है, बहुत सारे श्रम के काम में, और महिलाओं को कम मिलता है। तो ये बात, समान वेतन की बात, ये कहां मिलेगी? ये नीति निर्देशक तत्व में मिलेगी, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। तो वो मौलिक अधिकार में है और प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में जो हम देखें, जो वो बातें की गई हैं, वो जो प्रस्तावना की बातें हैं, तो आप देखें तो वो प्रस्तावना की जो अभी उद्देशिका के आपने शब्द देखे थे, उसमें आप देखें तो उसमें भी तत्व दिखाई देंगे ह्यूमन राइट्स के, वो मिल जाएंगे। तो उद्देशिका में है ही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, और मूल कर्तव्य में भी है। तो इन तीनों में ही देखने को मिल जाएगा। तो मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना में जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता इत्यादि की घोषणा के सिद्धांत दिखाई देते हैं। गांधीवादी जो सिद्धांत है हम कह सकते हैं, वो भी हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देते हैं। अब देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से है, राज्य को कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य है। अब सामाजिक आर्थिक न्याय हो रहा है तो ये मानव के लिए आवश्यक ही तो है, ह्यूमन राइट ही तो है उसका, कि उसे सामाजिक न्याय मिले, उसको आर्थिक न्याय मिले। उसके अलावा देखें तो हम मौलिक कर्तव्य में जो अनुच्छेद 51 का यह है, वह मानवाधिकार घोषणा का अनुच्छेद 29 व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने की बात कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें यहां पे मानवाधिकार जो घोषणा का अनुच्छेद 29 है वो दिखाई देता है 51 का से के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य है, तो मिलता जुलता दिखाई देता है। तो हम देखें तो मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो इसके अलावा उद्देशिका, हर जगह पे वो तत्व मिलते जुलते आपको दिखाई दे जाते हैं। मूल अधिकार तो स्पष्ट है, इसी वजह से जवाब ऐसा पूछा है और डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1, 2, 3 सभी इसमें मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? पसंद के व्यक्ति से विवाह को संरक्षण देने की बात कही गई है।
ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 29। बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब इसमें पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की बात अगर देखी जाए तो होगा बी, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 जो है, जो उच्चतम न्यायालय का हादियावाद था, हादिया वाला जो मामला था, उस मामले में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अनुच्छेद जो 21 है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण संविधान देता है। यानी कि आर्टिकल 21 में यह बात भी निहित है कि अपनी पसंद से कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता है तो कर सकता है, यह उसका मूल अधिकार हो जाता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार का, राज्य की नीति के निदेशक तत्व का, स्वातंत्र का अधिकार का, और यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का, और तीसरा है कल्याण की अवधारणा का। और देखिए धन का केंद्रीकरण अगर होता है तो इसमें देखिए कुछ ही गिने चुने लोगों के पास अगर धन का, संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो इतनी बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी के लिए हम देखें तो आर्थिक विषमता बहुत दूर हो जाएगी, बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। वो नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक विषमता ज्यादा ना हो उसके लिए जरूरी है कि कुछ लोगों के पास ही संसाधन और धन का केंद्रीकरण ना हो पाए। तो ये किसके अंतर्गत मौजूद है ये तत्व? तो अनुच्छेद जो है वो तो 3651 में है, संविधान का भाग 4 है जिसको हम बोलते हैं नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में हम देखें तो अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य हानि के लिए केंद्रीकरण नहीं होगा। यानी कि धन और उत्पादन के साधन, इन दोनों का केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व में बात है, मतलब कि सरकारें जब कानून बनाती हैं, सरकारें जब पॉलिसी बनाती हैं तो कानून बनाने में, पॉलिसी बनाने में ये नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय से इसे लागू नहीं करवा सकते। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व ही हैं जो सरकारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जब उन्हें कानून बनाना है, पॉलिसी बनानी है, नियम बनाने हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य के लिए चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये जो है राज्य को, हम कह सकते हैं देश को बेहतर बनाती हैं। अब उसके बाद देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? अब देखिए पिछले सवाल से हमने अभी बात स्पष्ट कर दी है। कौन सा भाग है? भाग 3 तो फंडामेंटल राइट का है, 4 का है नीति निर्देशक तत्व का है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वही तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। जो भी हम आपसे बात की, लागू तो नहीं करा जा सकता न्यायपालिका से, लेकिन ये बातें ध्यान में रखता है जो भी सरकार में होता है वो शख्स। तो सही जवाब है ए, ये जवाब तो हमें मिल ही गया था। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? अब आप देखिए, पहला है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, फिर है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर उसके बाद इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, फिर है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, केवल ए, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी है केवल 2 और 3। आप एक बार ध्यान से देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 की बात हो रही। 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है, स्पष्ट हो गया। अब क्या कह रहा है? इसी के संदर्भ में बताइए कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। क्या होंगे? अभी मैंने आपको बताया नहीं होंगे। ठीक है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये वाला सही है। किसी भी न्यायालय से नहीं हो सकते हैं, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये वाला सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। राज्य जब कानून बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, नियम बनाएगा, तो इस सिद्धांत का, इस नीति निर्देशक तो जो बातें लिखी हैं उनका ध्यान रखेगा। और समय समय पर आप देखें, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे उसके अलावा बहुत सारे पर्यावरण को लेकर के प्रयास हो, या जानवरों को लेकर के प्रयास हो, मवेशियों को लेकर के प्रयास हो, बहुत सारी चीजें हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसके लिए सरकारें प्रयास करती हैं, अलग से कानून बनाती हैं, तो वो ध्यान रखा जाता है। ये बात भी सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो अब आप देखें तो दूसरा और तीसरा ये यहां पे बता रहा है कि सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? अब देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? इस सवाल का ना जब कभी कभी सवाल समझ में ना आए ना मतलब, तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए कि संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा,
7वीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। अब यहां पे आप देखें, जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आपको दिखाई देगा नीति निदेशक तत्व में, अनुच्छेद 50 में आप जाएंगे तो 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य का मतलब कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से नहीं है। यहां पे राज्य का मतलब क्या है? सरकार से है। ठीक है, तो ऐसे में आप देखें तो राज्य कदम उठा रहा है कि जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से वह पृथक कर सके। यह बात कहां देखने को मिलती है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 कहां देखने को मिलता है? नीति निदेशक तत्व में। तो सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगले सवाल में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अभी हमने शुरू में देखा प्रस्तावना के सवाल, फिर हमने मौलिक अधिकार के सवाल देखे, फिर हमने नीति निदेशक तत्व के सवाल देखे। अब हम देखेंगे बहुत सारे सवाल जो कार्यपालिका से होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बाकी सेक्शन भी देखेंगे। आज के लिए ये हमारा आखिरी सेक्शन रहने वाला है, महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। यानी कि अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देना और घोषित करने का काम किसी राज्य के स्तर पर कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। यह स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। दूसरा है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या कौन से नहीं है। मतलब कौन सा या कौन से सही है या है? एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और फिर है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो अब यहां पे बताइए क्या होगा सही। पहले वाले से चेक करते हैं। ठीक है, पहले वाले से चेक करेंगे आप तो देखेंगे अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा को समझ सकते हैं। वहां से शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो 366-25 है, वहां पर निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य होगा ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। तो अनुसूचित जनजाति किस आधार पर माना गया है यह स्पष्ट कर दिया गया। कैसे निर्धारण होगा यह बता दिया गया। फिर 342(1) में आइए, किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, अब देखिए राज्य हो या संघ राज्य हो, राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद, अगर मान लीजिए जो निर्णय लेने वाला है वो राष्ट्रपति है, लेकिन राज्य के मामले में जो राज्यपाल है वो परामर्श दे रहा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां तो वो भी नीचे, ये ज्यादा प्रयास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए राज्यपाल का परामर्श राज्य के क्षेत्र में है और उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय हैं, जनजातियों के भाग या समूह आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो क्या दिखाई देता है? कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। राज्य के मामले में राज्यपाल क्या कर रहे हैं? परामर्श दे रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है? वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को मान्यता देता है और घोषित करता है। कहां ये घोषित कर रहे हैं? तो ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। क्या यह बात सही है? बिल्कुल ऐसा आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में वह ना हो। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल बी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। दूसरा वाला तो सही है लेकिन पहला वाला नहीं है। तो दूसरे वाले में आपको स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों की जो सूची होती है राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विशेष के लिए है, और किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अगर घोषित कर दिया गया किसी समुदाय को, तो दूसरे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में भी अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है। अगर राज्य के स्तर पर किया गया है तो दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? तो दूसरा वाला ही सही था, इसलिए उत्तर हो गया हमारा बी। अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। केंद्रीय बजट, मैंने आपको बताया था बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्योंकि बजट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। यहां पे वो नाम ले लिया है, ठीक है। दूसरा देखिए, केंद्रीय यानी कि यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती।
अब आगे देखिए, आपको बताना है कौन सा या कौन से सही है या हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। अब चलिए देखिए पहले वाले स्टेटमेंट को देखें, क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ये बात तो मैंने शुरू में कह दी कि हाँ वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट नहीं होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से रखते हैं, क्या ये बात है? यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट रखा तो क्या वो प्रधानमंत्री की तरफ से रखा? नहीं, राष्ट्रपति की तरफ से रखा। राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है बजट पेश करने के पहले, फिर बजट पेश होता है। तो ये बात स्पष्ट है, कथन एक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां प्रधानमंत्री की ओर से लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। तो वित्त मंत्री जो रख रहे हैं, किसकी वजह से रख रहे हैं? राष्ट्रपति की ओर से। राष्ट्रपति की ओर से रख रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद में भी ये लिखा है कि राष्ट्रपति रखवाएगा, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 113 के अनुसार संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। अब देखिए, बजट आता है, खर्च मतलब साल भर में क्या खर्च होगा, कहां से पैसे खर्च होंगे, कहां से पैसे आएंगे। खर्च करने के लिए अनुदान की मांग की जाती है। अनुदान की मांग को तभी रखा जाएगा या अनुदान की मांग तभी की जाएगी जब उसके लिए पूछ लिया गया हो, राष्ट्रपति से सहमति ली गई हो कि हम यहां पे खर्च कितना करना चाहते हैं, आपकी सहमति है, राष्ट्रपति सहमति देते हैं। अब यहां पे अनुदान जो है वो कहां से, किस बात का अनुदान है? अनुदान देखिए ऐसा है, जो मंत्रालय है, विभाग है, उनके खर्च के लिए उन्हें अनुदान की आवश्यकता होती है। अनुदान की वो पूर्ति कहां से होती है? समेकित निधि से होती है, जिसे संचित निधि भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है, सरकारी खाता है। अब इस सरकारी खाते में क्या मिल जाएगा? प्रत्यक्ष कर मिल जाएगा, अप्रत्यक्ष कर मिल जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मिल जाएंगे, और इससे फिर फायदा ये होगा कि इसी से फिर अनुदान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आई है, वो जानकारी है, जवाब तो आपको मिल गया है इसका। क्या जवाब है इसका? पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? पहला वाला स्टेटमेंट आप देखें तो यहां पे गलत था, और दूसरा वाला केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर हो गया बी, यानी कि केवल 2। अब आगे बढ़ने के पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मान लीजिए जो विद्यार्थी ऐसा है जिन्हें अभी लगता है कि तैयारी अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है जितनी बेहतर होनी चाहिए थी, यानी कि तैयारी की नींव मजबूत नहीं है, और नींव मजबूत करने के लिए जरूरी हो जाता है कि फाउंडेशन अपना बेहतर कर ले, यानी कि फाउंडेशन कोर्स उनके लिए सबसे बेहतर होता है। IAS-GS फाउंडेशन कोर्स हमारे दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद है। आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं आपके सामने रहने वाली हैं। असीमित बार देखने की सुविधा मिलेगी, यानी कि आप कितनी बार भी 3 वर्ष तक अपने क्लासेस को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न होता है उस आधार पे आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप अपना सिलेबस उसके माध्यम से भी कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दे पाएंगे, तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही। और हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश मीडियम में भी है। जिस मीडियम में आप कोर्स लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है, तभी आप कोर्स को ले पाएंगे, अपनी तैयारी के लिए इसको शुरू कर पाएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर लें। हमारे एक्सपर्ट से आपके मन में जो भी संशय है आप उसका निवारण करने के लिए कॉल करें और बात करें 8750187501 पर। तो ये नंबर सेव कर लें, जब भी आपको जानकारी चाहिए आप तुरंत कॉल कर लें। आपका संशय जो भी है परीक्षा से संबंधित वह दूर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तीसरा है कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। अब आपको बताना है कितने कथन इसमें सही हैं। केवल एक है,
केवल 2 हैं, सभी 3 हैं, या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए पहले स्टेटमेंट में, देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और उच्चतम न्यायालय को कुछ समय बाद लगता है कि वह निर्वाचन जो हुआ है उसे उसने शून्य घोषित कर दिया, मतलब कि अब वह राष्ट्रपति नहीं रह गए, तो जितने समय तक लिए वो राष्ट्रपति रहे उस दौरान उन्होंने जो निर्णय लिए, जो काम किया, उसे कह रहा है वह कृत्य अविधि मान्य हो जाएगा, मतलब वह उसकी वैल्यू खत्म, वो जो भी काम किए थे वो जीरो हो गया, वो हुआ ही नहीं एक तरह से। तो ऐसा नहीं है, वो काम हुआ है उसे अविधि मान्य नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर दूसरा कहता है कि निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ विधानसभाएं भले विघटित हो जाएं, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है तो बाकी जितनी विधानसभाएं हैं जो भी वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वो सब वोट डालेंगे। कुछ विधानसभाओं की वजह से राष्ट्रपति का निर्वाचन मुलतवी यानी कि उस वक्त के लिए टाला नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर तीसरा है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो क्या राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही होती है? तो ऐसा नहीं है, उसमें भी कई बातें, कई कंडीशन होती हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे, सही जवाब तो है डी, यानी कि डी है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया था ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तीसरे वाले स्टेटमेंट में आप समझ जाइए क्या है। हम चाहे तो सारा देख सकते हैं, लेकिन तीसरे वाला देख लीजिए। विधेयकों पर सहमति, जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष गया। अब राष्ट्रपति के समक्ष जब वह गया तो राष्ट्रपति या तो घोषणा कर देगा कि विधेयक पर अपनी सहमति दे रहा है, या वह उस पर सहमति नहीं देगा। विधेयक पर सहमति नहीं देगा तो विधेयक क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, यानी कि जो बिल है वो एक्ट नहीं बनेगा। अगर धन विधेयक है तब तो सहमति देनी होगी। फिर उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति विधेयक पेश करने के बाद सदनों को इस अनुरोध के साथ लौटा सकता है, लौटाने का भी ऑप्शन है, लौटा दे कि वे विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे एवं विशेष रूप से विधेयक पर विचार करेंगे। तो कोई प्रावधान है, मान लीजिए कि आप इस पर विचार कर लीजिए, राष्ट्रपति कह के वापस कर दे, या तो विशेष रूप से पूरे विधेयक पर ही कहते विचार कर लीजिए कि ठीक भी है कि नहीं, देख लीजिए। लेकिन जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाए कि जो सदन था उसने पुनर्विचार कर लिया और वह वापस लौटा रहा है संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, उसने संशोधन मान लीजिए नहीं किया, वैसा का वैसा वापस कर दिया, तो वित्तीय मामलों से संबंधित जो सहमति देनी होगी, जैसे मान लीजिए वित्तीय मामलों से संबंधित मामलों में उसे उस बिल के मामले में जो वित्त से जुड़े हुए बिल हैं उसमें सहमति तो देनी ही पड़ जाएगी। और भी ऐसे कुछ और कंडीशंस हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे क्या समझ में आया, पहला वाला तो हमने देख लिया था कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा वाला भी हमने देखा कि यहां स्टेटमेंट है पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत। तो पहले वाले के लिए यहां पे वो बात लिखी हुई है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन हो गया है और न्यायालय ने उसे शून्य घोषित कर दिया और उन्होंने कोई काम किया था, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था या कर्तव्यों को कहीं पर इस्तेमाल किया था, कोई निर्णय लिया था, तो निर्णय की तारीख से पूर्व उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे, यानी कि वो वैल्यू उसकी बनी रहेगी, उनके कार्यों की, उनके निर्णयों की। ठीक है। और दूसरी बात, विधानसभा भंग हो जाती है तब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जितने बाकी की चीज लोग हैं वोट डालने वाले वोट डालेंगे, भले वो उस विधानसभा से वोट ना पड़े। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। फिर है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब इसमें सही जवाब क्या है? देखिए पहला वाला, देखिए 4 श्रेणियों में क्या विभाजित किया गया है मंत्रियों को? नहीं, 4 नहीं है, 3 श्रेणियां हैं। 3 में से कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे राज्य मंत्री हैं और तीसरे उप मंत्री हैं। तो अब देखिए यहां पर यह स्पष्ट हो गया 3 मंत्री हैं, तो पहला वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा आ जाइए, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सरकार बनी है भी, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी, उस सरकार में जितने मंत्री हैं, लोकसभा में जितने सदस्य हैं, उस सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कानून के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी नहीं बना पाएंगे अपने मंत्रियों को, और उसमें खुद भी उन्हें शामिल रखना पड़ेगा, वो 15% में काउंट होगा। तो शुरू में ऐसा नहीं था, ये बाद में ऐसा हुआ। और ये बाद में ऐसा कब हुआ? तो देखिए ये हुआ है 91वें संविधान संशोधन विधेयक
2003 के द्वारा 15% जो है यह स्पष्ट कर दिया गया कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए संख्या मंत्रियों की, लोकसभा की संख्या की, राज्यसभा की नहीं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के ही सदस्य चुनकर आए हैं वहां पे। अब उसके बाद देखिए, पहले वाले में जो 4 श्रेणियों की बात हुई थी, असल में बात क्या है, 3 श्रेणी है। और 3 श्रेणी कौन कौन सी है, मैंने बताया था, कैबिनेट, राज्य और अंतर क्या है। मुख्य रूप से कौन है सबसे प्रमुख, कैबिनेट मंत्री। ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, ये सारे मंत्रालय इनके पास हैं। तो कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण करने वाले मंत्री हो गए। फिर उसके बाद राज्य मंत्री या मंत्रालय विभागों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जा सकता है, या फिर कैबिनेट मंत्रियों से इन्हें संबद्ध किया जा सकता है। फिर उसके बाद उपमंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा इनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से देखें, जो बाकी दो है भूमिका है उनकी मुख्य रूप से सहायता वाली ज्यादा दिखाई देती है। अनुच्छेद 74 है, मंत्री परिषद की बात करता है, गठन की बात करता है संविधान में, केंद्रीय मंत्री परिषद की। अनुच्छेद 75 इनकी नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता, वेतन और भत्ते से संबंधित जो प्रावधान है वो उल्लेख मिलेगा यहाँ पे, तो ये भी पता रहना चाहिए। अब आगे सवाल देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। दूसरा है, जो व्यक्ति, इसका जवाब अब तो आपको मिल गया है ना, इसका जवाब क्या है, पहला वाला गलत हो गया तो दूसरा वाला इसमें क्या है, सही है। तो सही जवाब क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब यहां पे वापस से आ जाइए सवाल पे। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में इसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। अब यहां पे आप देखिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। अब आपसे मेरे कुछ सवाल है। सवाल यह है कि अभी हाल ही में दुनिया के अन्य देशों में भी कुछ प्रमुख चुनाव हुए हैं, जैसे अमेरिका में भी चुनाव हुआ है। कोई ऐसा देश आपकी नजर में है जहां पे, जैसे कि यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे देखिए राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रही है। मेरा सवाल है कि वो कौन सा देश है जहां पर वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो उस देश में पैदा हुआ हो और देश में पैदा होने की वजह से उसको नागरिकता मिली हो। अगर आपकी जानकारी में कोई है, आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे देखिए, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब ये नागरिकता अगर किसी को दे दी भारत की तो अब ली नहीं जा सकती। क्या ऐसा है, चलिए देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ऊपर के कथनों में से कौन सा, उपर्युक्त में से कौन सा सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और तीन दोनों, और दो और तीन दोनों। ठीक है, चलिए सही जवाब क्या है, आइए देखिए। भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कहे कि मैं भारतीय हूं और मैं साथ साथ राजस्थानी भी हूं। एक ही है वो, राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। एकल अधिवास भी है। आप देखिए, किसी का निवास प्रमाण पत्र दो नहीं बनेगा, एक ही होगा ना उसका निवास प्रमाण पत्र। एकल अधिवास की व्यवस्था है। पहला वाला कथन सही है। फिर उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा क्या है, भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्रपति जिन्हें हम कहते हैं, देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। और इस संदर्भ में नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई भी बाध्यता आरोपित नहीं की जाती है। कथन दो सही नहीं है। अब देखिए, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक केवल वही, तो जो केवल लगा दिया ना, ये नहीं लगना चाहिए था। सीधी सी बात है कि वह व्यक्ति भी बन सकता है जिसको किसी भी प्रकार से नागरिकता मिली है। जन्म महत्वपूर्ण नहीं है कि जन्म से ही वो यहां पैदा हुआ हो। कुछ देश हैं ऐसे दुनिया में, लेकिन भारत नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई, क्या किसी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अगर किसी को नागरिकता दे दी गई है तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से जैसे नागरिकता दी गई है तो वापस ली जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 5 के आधार पर नागरिकता अर्जित करने वाले नागरिक को केंद्र सरकार आदेश देकर उससे नागरिकता ले सकती है। तो नागरिकता ली जा सकती है। अगर कई ऐसे मामले भी हैं जहां पे नागरिकता ली गई है, दी गई है तो ली भी गई है। तो यहां पे स्पष्ट रहे कि ऐसे में यह समझ में आता है कि ये वाला स्टेटमेंट भी जो है गलत है। पहला वाला सही था। तो कितना सही है, एक ही सही है। तो ए हो गया हमारा सही जवाब, यानी कि ए, केवल ए। चलिए अब आगे देखिए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त चरित्र चित्रण है। ए है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। फिर बी है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। सी है
राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, और डी है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। अब देखिए, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त चरित्र चित्रण है? नौकरशाही आमतौर पर ऐसा शब्द है जिसको लेकर के हम अलग अलग तरीके से इसको बोलते रहते हैं। अफसरशाही भी कहीं भी हम सुनने को मिल जाता है। देखिए, प्रशासन की व्यवस्था से एक हायरार्की होती है, उसी के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी इसमें देखने को मिलते हैं इस नौकरशाही में, मूल रूप से देखें तो, क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, ये एक प्रशासन की व्यवस्था के अंतर्गत पद होते हैं और वो कार्य करते हैं जो लोक नीतियां होती हैं उन्हें कार्यान्वित करने वाले कार्य होते हैं इनके। तो हम देखें तो मुख्य रूप से देखें तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, है ना, आर्थिक वृद्धि के लिए वो कुछ ऐसा स्कीम खुद लेके नहीं आ रहे हैं, वो लोक नीति को मुख्य रूप से देखें तो कार्यान्वित करने वाले होते हैं। जो सबसे उचित जवाब होगा वो ये होगा नौकरशाही के संदर्भ में। तो नौकरशाही का आशय क्या है? एक विशेषीकृत प्रणाली है, प्रशासन की प्रणाली से इसके संदर्भ में है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, बड़े संगठनों या सरकारों में नौकरशाही बेहद आम होती है। नौकरशाही की व्यवस्था अलग अलग स्तर पर देखने को मिल जाएगी, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में यह नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाए। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण, आप जिस प्रकार से अधिकारी बनेंगे तो सरकार जो पॉलिसी लेकर आते हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे सदन में, आप बिल लेकर जाएंगे, कानून बनाएंगे, नहीं, आप सरकार की नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करेंगे, और जितना बेहतर तरीके से लागू करेंगे आप उतने अच्छे अधिकारी होंगे। चलिए, तो जवाब मिल चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, फिर और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। अब आप देखिए, यहां पे मुख्य रूप से यह कहने की प्रयास हो रही है कि जो राज्यपाल बने किसी राज्य का, वो ऐसा व्यक्ति हो जो पॉलिटिक्स से या तो दूर ही रहा हो या दूर हो चुका हो, जिससे वह अपनी विचारधारा को लेकर के कहीं किसी के लिए निष्पक्ष होने में मुश्किल ना हो जाए उसके लिए। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि विकल्प के आधार पर पहले देखें जवाब क्या है, फिर चर्चा करेंगे क्यों ये ऐसा है। पहला, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, सरकारी आयोग 1983, और उसके बाद देखिए संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी का मतलब क्या हो गया? सरकारिया आयोग 1983। देखिए, केंद्र राज्य संबंध बेहतर हमेशा से नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं मांग की, दबाव की या राजनीति की वजह से कुछ ना कुछ चीजें खींचतान देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में जरूरी होता है कि केंद्र राज्य संबंध बेहतर हो, और ऐसे भी नहीं कि केंद्र राज्य संबंध बेहतर नहीं है। भारत का लोकतंत्र सफल है, खींचतान तो अपनी बात है, लेकिन भारत का लोकतंत्र इसलिए सफल है क्योंकि ज्यादातर मामलों में संबंध अच्छे ही हैं। ज्यादातर मामलों में अच्छे हैं का मतलब कि भारत का संविधान पास है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, बात है कि यह सुझाव दिया गया केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि किसी एक का पक्ष ले और एक का पक्ष ना ले, तटस्थ ना हो, तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति है, संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति है, राज्य के संदर्भ में बात करें तो प्रमुख व्यक्ति है। तो अब ऐसे में यह जरूरी हो जाता है। सरकारी आयोग का एक गठन हुआ था केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर करने के लिए, उसने बहुत सारे सुझाव दिए। उन बहुत सारे सुझावों में से एक सुझाव ये था, सरकार ने धीरे धीरे करके कुछ सुझाव माने, ज्यादातर सुझाव माने, लेकिन कुछ सुझाव पूरे नहीं हुए। तो अब इसमें देखिए, सही बात तो सरकारी आयोग की पता होना चाहिए कि 1983 में इसका गठन हुआ। सरकारी आयोग में सरकारिया क्या है? सरकारिया एक ऐसे शख्स हैं जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो मुख्य बात यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया, उन्हीं के नाम से जो हम जानते हैं सरकारिया आयोग। तो सरकारिया कमेटी बनती है। सरकारिया कमेटी जो होती है 3 सदस्य होती है, यानी कि 3 सदस्य इसमें होते हैं, और बाद में जब ये सिफारिश देते हैं तो 247 सिफारिशें देते हैं, जिसमें से 180 सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा चुकी हैं। अभी भी बहुत सी बाकी, लेकिन बहुत सारी ज्यादातर लागू हो गई हैं, और केंद्र जो राज्य के संबंध हैं उनको बेहतर करने की दिशा में ही हुई थी। जैसे करों को लेकर के भी सुझाव दिए गए थे, और इसमें कुछ बातें कही गई थी कि किस प्रकार से कर पर नियंत्रण किसका ज्यादा होना चाहिए, वो बात इसमें लागू कर ली गई थी आगे चल के। फिर उसके बाद देखें, आयोग सभी प्रकार के अधिकारों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्था कार्यप्रणाली की जांच और समीक्षा करेगा,
और यथोचित बदलावों और उपायों की सिफारिश करेगा। वही बात, ये सब क्यों करेगा? संबंध बेहतर करने के लिए। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको प्रीलिम्स के लिए मुख्य रूप से अपने आप को तैयार रखना है तो आपके लिए ये कोर्स बेहतर रहने वाला है, आईएएस प्रीलिम्स जीएस प्लस सीसेट। इसमें आपकी जीएस की तैयारी भी हो जाएगी प्रीलिम्स के स्तर पर, सीसेट की भी तैयारी हो जाएगी, और इसके लिए 500 प्लस घंटों की कक्षाएं दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में हैं। असीमित बार आप क्लास को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कई बार, हालांकि समय सीमा उसके लिए सुनिश्चित की गई है। फिर उसके बाद 30 निःशुल्क टेस्ट हैं, जीएस के भी हैं प्रीलिम्स के स्तर पर और सीसेट के स्तर पर भी हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के स्तर पर आप टेस्ट दे सकते हैं 30, और कई बार आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कक्षाएं हैं वो तो आपके लिए फायदेमंद है ही। तो जो विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार, देखिए किसी की आवश्यकता कुछ और हो सकती है, किसी की कुछ और, किसी को अभी बेसिक से ही तैयारी करना है तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर पूरा फोकस रखना चाहते हैं, अभी टेस्ट सीरीज पर सबसे पहले ध्यान देना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप में जाइए। अगर आप प्रीलिम्स और सीसेट यानी कि प्रीलिम्स के स्तर पर जीएस और सीसेट देखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतर है। ये सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में, तो वहां पे आपको जाना है, वो सारे कोर्स मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी मान लीजिए आपके सामने परीक्षा तो स्पष्ट है लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या रणनीति रखनी चाहिए, किन बातों को मैं ध्यान रखूं आगे चल के अपनी तैयारी में, कोई भी संशय हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं 8750187501 पर। हमारे एक्सपर्ट आपको सही सलाह देंगे, उचित सलाह देंगे जो आपकी तैयारी में आपको हमेशा मदद करेगी। तो ये वो सारी की सारी बातें थी आज के सेशन की, जो हमारे इस यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम पॉलिटी के बाकी सवाल देखेंगे और आगे करके बाकी के जो विषय हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो बीते 6 साल 2019 से 2024 तक पूरा कवर करने वाले हैं, तो कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, लगातार जुड़े रहिए। उसके लिए जरूरी है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आप जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।